अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी तबाही के बाद इस वक्त पूरा पंजाब पानी में डूब चुका है और पानी का अगला रास्ता सूबे सिंध है। मौजूदा सैलाब पाकिस्तान की तारीख में 1988 के बाद बदतरीन सैलाब बन गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब की लपेट में है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 849 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं, जबकि इमदादी तंजीमें हलाकतों की तादाद इससे ज्यादा बता रही है। चनाब, सतलुज, रावी नामी दरियाओं में सैलाबी रेलों के सबब 2000 से जायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हुकूमत ने 255 रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहां मुतासरीन को तिब्बी और दीगर इमदाद फराहम की जा रही है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे पंजाब में 20 लाख अफराद हालिया सैलाब से मुतासर हुए हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कम अज कम 30 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 4,81,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इतलात के मुताबिक 1500 अफराद अब तक लापता हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा गंदम पैदा करने वाला सूबा है और मुल्क के ज़राई शोबे का मरकज है। 2022 के सैलाब की तरह इस साल भी फसलें, मवेशी और ज़राई ज़मीनें शदीद मुतासिर हुई हैं, जिससे खुराक की किल्लत का खतरा बढ़ गया है। सवाल माजी की तरह अब भी वही है कि आखिर कब तक हर साल हम नुकसानात और अमवात की गिनती करते रहेंगे? कब तक हम आफात के आने के बाद उनके सदेबाब की बात करेंगे, बजाय उसके कि हम उन आफात से निपटने का कोई जामे हल निकालें? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया साहब। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अब क्या पानी की सतह पहले से कम हो चुकी है या मजीद अभी खतरात बरकरार हैं, और कौन से इलाके या शहर अभी मजीद अलर्ट पर हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, इस वक्त खतरे की जो बात है वो अभी तक मौजूद है। वो इस वजह से कि ये पानी के जो बड़े रेले थे ये अभी पंजाब से प्रॉपरली पास ऑन होके सिंध में दाखिल नहीं हुए, और इसी वजह से अभी अगर मैं तीनों दरियाओं की आपको क्विकली रन डाउन दे सकूं तो चनाब का जो बड़ा रेला था वो आज त्रिमू हेडवर्क पे इस वक्त अपनी पीक अटेन कर चुका हुआ है, और अब वो आगे हेड मोहम्मद वाला कल किसी भी वक्त वहां पहुंचेगा, और इस वक्त वहां पे तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक्स पानी चल रहा है। इसी तरह कल जब ये मुल्तान पहुंचेगा तो इसके साथ रावी का जो बड़ा रेला है वो भी मिल चुका होगा, और रावी में इस वक्त सदराई के मुकाम पर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्रेंड में पानी चल रहा है। इस वक्त 1,01,000 क्यूसेक अभी 2 मिनट पहले ये गेज अटेन हुई है। इसी तरह ये पानी उसके बाद क्यूमुलेटिवली जब पंजनद पे पहुंचेगा तो सतलुज का भी पानी जो इस वक्त कसूर और फिर हेड सलमानकी से होता हुआ हेड इस्लाम के पास पहुंच चुका हुआ है, ये पानी 4 तारीख को सतलुज का पानी भी पंजनद पे ये इकट्ठा तीनों दरिया वहां पहुंचेंगे, और वहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8.5 से 9.25 लाख क्यूसेक ये पानी वहां पहुंचेगा। इसी तरह फिर ये 2 दिन बाद उसके राजनपुर से और रहीम यार खान से गुजरते हुए ये बिलाखिर ये सारा पानी दरियाए सिंध में गुड्डू के मुकाम पर दाखिल हो जाएगा। जी ठीक, तो अभी भी अलर्ट मौजूद है। इरफान साहब, अगर आप अब तक के नुकसानात की बात कीजिए तो पंजाब भर में अब तक कितने अफराद की अमवात, इंफ्रास्ट्रक्चर और मकानात की तबाही हो चुकी है, और अगर देहातों के जेर आब होने की बात करें तो कौन से इलाके अब तक पानी में मुकम्मल डूब चुके हैं? जी, इस वक्त जितने भी ये तीनों दरिया इनके डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके फ्लड प्लेन वो तमाम इस वक्त पानी में डूब चुके हुए हैं, जिसमें अगर मैं तीनों दरियाओं का सेपरेटली बात करूं तो इस पे सतलुज पे कसूर, इसके बाद उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बहावलपुर, इन तमाम में पानी है। और इसी तरह चनाब की बात की जाए तो चनाब में सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, हाफजाबाद,
और क्योंकि हमें आफजाबाद के मुकाम पर राइट बैंक को ब्रीच करना पड़ा कादराबाद में, तो हमें मंडी बहाउद्दीन के भी 50 देहात में पानी आया। और इसी तरह फिर आगे चनियोट और आज झंग में चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद तशरीफ लेके गई हुई थी। तो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पानी मौजूद है और अभी क्योंकि पानी के रेले रास्ते में हैं तो ये बाकी भी 2-4 अजला और हैं हमारे जिनमें अगले 24 से 48 घंटे में जरूर इनंडेशन होगी। जी, कसूर की आपने बात की, तो कसूर के हवाले से कहा जा रहा है कि सतलुज में 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी का बहाव तकरीबन 5 लाख क्यूसेक से जायद पानी बताया जा रहा है। वहाँ के गर्दोनवा के गांव देहातों की तफसीलात तो ये है कि मुकम्मल पानी में डूब चुके हैं। अब तक जो डेटा आ रहा है वो पानी से निकाले जाने वाले अफराद का है। क्या आप बता सकते हैं कि अब तक लापता कितने अफराद हैं जिनको निकालने या ढूंढने की कोशिश की जा रही है? कोई इस तरह का डेटा मौजूद है हमारे पास? जी, अभी तक तकरीबन 7.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, जिसमें खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। और ये हमारी तारीख का एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको अदारों ने बड़े अच्छे तरीके से न सिर्फ निभाया और लोगों को महफूज किया, और यही वजह है कि अल्लाह ने हमें बहुत बड़े जानी नुकसान से महफूज रखा। इरफान साहब, जब ये मुल्तान और जनूबी पंजाब के हवाले से तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है कि तकरीबन 9 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरना है, वहाँ हिफाजती इकदामात की क्या सूरत हाल है और कितने अफराद की नकल मकानी हो चुकी है? जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि नकल मकानी का ये प्रोसेस जो पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, मजीद लोग नशेबी इलाकों से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो ये अभी इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा कोई प्रॉपर नंबर देना, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे में चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। अच्छा, अभी कोई ऐसे फिगर्स नहीं है? तो पीडीएमए और दीगर सरकारी मशीनरी ने ये वैसे बता दें कि कितने अफराद को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया है? कुछ इस तरह के नंबर्स हैं कि कितने कैंप्स और कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? 7.5 लाख लोग इस वक्त महफूज मकामात तक इवैक्यूएट हो चुके हैं और तकरीबन 411 के करीब रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज मुख्तलिफ अजला में बन चुकी हैं। ठीक, साथ में ये भी बताइए कि पंजाब से अब पानी ने आगे सिंध की जानिब जाना है, तो क्या सिंध में पानी इकट्ठा 9 या 10 लाख क्यूसेक जाएगा या वक्फे वक्फे से जाएगा? क्योंकि अगर इतना पानी वहां जाता है तो यकीनन वहां भी सूरत हाल गंभीर होगी। तो क्या इसके लिए भी कोई रवाबित और इक़दामात किए गए हैं? 40 घंटे में हमें कितने ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करना पड़ते हैं इस पर डिपेंड करेगा और इसके बाद ही कुछ कंक्रीट कहा जा सकेगा। ठीक, तो साथ में सर ये भी बताइए कि फिलहाल तो ये सैलाब और बारिशों का स्पेल जारी है और नुकसानात मुसलसल बढ़ रहे हैं, मगर क्या अपडेट है कब तक ये स्पेल खत्म हो जाएगा और कब तक पानी अपनी रूटीन में वापस आ जाएगा और नुकसानात के इजाले के लिए काम शुरू किया जा सकेगा? साल मॉनसून जरा एक्सटेंडेड मॉनसून है, ये जल्दी स्टार्ट हुआ 25 जून को और इसका इख्तिताम जो है वो 3rd वीक ऑफ सितंबर में होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डीजी पीडीएमए इरफान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई फिगर्स मिल जाएं, लेकिन बहुत सरसरी सा उन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, 2010 का सुपर फ्लड हो या 2022 का हौलनाक सैलाब, हर चंद साल बाद पाकिस्तान इसी तबाही से दो चार होता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक हम कुदरती आफात को सिर्फ आजमाइश कहकर भूल जाएंगे? क्या हम ये सोचने पर तैयार हैं कि दुनिया ने इस मसले का हल कैसे निकाला है? अगर हम अपनी नजर यूरोप के एक छोटे मगर तरक्की याफ्ता मुल्क हॉलैंड पर डालें तो एक शानदार मिसाल सामने आती है। हॉलैंड की जमीन का तकरीबन 1/3 हिस्सा समंदर की सतह से नीचे है। वहाँ हर साल इतनी बारिश होती है जिससे बड़े पैमाने पर सैलाब आ सकता है। 1953 में एक शदीद समुद्री तूफान के नतीजे में मुल्क भर में सैलाब आया। तकरीबन 2000 अफराद जहां बाग हुए और तब हॉलैंड ने यह अज़्म किया कि वो अपने लोगों को दोबारा ऐसी तबाही का शिकार नहीं होने देंगे। आज हॉलैंड दुनिया का सबसे महफूज और जदीद तरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रखने वाला मुल्क है। उन्होंने डेल्टा वर्क्स के नाम से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इस मंसूबे में समुद्री तूफान से बचाव के लिए बड़े बड़े बंद और फ्लड गेट्स और समुद्र में सुरंग नुमा ढांचे तामीर किए गए।
वहां बारिश के इजाफी पानी को महफूज करने के लिए मसनूई झीलें बनाई गई हैं। नहरों और ड्रेनेज सिस्टम के जरिए पानी को कंट्रोल किया जाता है ताकि किसी भी वक्त ना तो खेतों को नुकसान हो, ना ही शहरों को डूबने दिया जाए। हॉलैंड का असूल यह है कि पानी को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझो। वो पानी को रोकने के बजाय उसे मुनज़्ज़म करते हैं, उसे ज़राअत, तवानाई और शहरी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि वहाँ आज भी समंदर की सतह बढ़ रही है, बारिशों में शिद्दत है, मगर निज़ाम ऐसा है कि आवाम को बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुँचता और ये बारिश नेमत ही लगती है, जहमत नहीं लगती। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा नहरी निज़ाम की बुनियाद अंग्रेज़ दौर में रखी गई थी। ये निज़ाम वक्त के साथ बोसीदा और गैर मुअस्सर हो चुका है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हॉलैंड के इस मॉडल से सीखें, अपने डैम्स, बैराज और ड्रेनेज सिस्टम जदीद बनाएं, वरना हर चंद साल बाद आने वाला सैलाब हमारी ज़मीनें भी बहा ले जाएगा और मुस्तकबिल भी। सवाल यह कि क्या हमारे हुक्मरान और पॉलिसी साज इतनी बसीरत रखते हैं कि वो इस मॉडल को अपनाएं, या फिर पाकिस्तान के अवाम को हर बार इन्हीं पानियों में डूबने के लिए छोड़ दिया जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है हमारे साथ मौजूदा सैलाबी आफत पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल। आपको वेलकम करते हैं सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अफजल साहब, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली को लेकर तकरीबन गुज़श्ता 2 दिहाइयों से दुनिया आगाह कर रही थी, मगर किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखने में नहीं आया जिससे हम कह सकें कि हमारी कोई तैयारी थी। अब चेयरमैन NDMA ने कल कहा कि पाकिस्तान में हर 2 महीनों में बड़ी आफत आएगी। इस सिलसिले की रोकथाम के लिए हमें किन तवील मुद्दती मंसूबों की ज़रूरत है और अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए, मैं 3-4 बातें जो हैं वो करना बड़ी ज़रूरी हैं आपके जवाब में। पहली बात ये है कि आजकल हमारे यहाँ बड़ा शोर वो है कि डैम्स अगर होते तो ये सैलाब ना आता। ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। हमारे दरियाओं की कन्फिगरेशन ऐसी है कि हमारे वेस्टर्न 3 दरिया जो हैं उनके ऊपर तो झेलम कैस्केड के ऊपर या इंडस कैस्केड के ऊपर जो है वो डैम्स बनाए जा सकते हैं, बनाए जा रहे हैं और शायद बनाए जाते रहेंगे। जो हमारे पास 3 दरिया इंडिया से पाकिस्तान में एंटर होते हैं और जहाँ-जहाँ से वो एंटर होते हैं वहाँ मैदानी इलाका है और आगे डैम बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है उन तीनों दरियाओं के ऊपर। दूसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि दरिया जो हैं उनकी एक मलकियत होती है जो 5000 या 10,000 सालों से, जब से कायनात बनी है, वो उनकी मलकियत अपनी होती है और उस मलकियत के हिसाब से दरिया जो है सालों में, 20 सालों में या 100 साल में अपनी मलकियत दोबारा वागुजार कराया करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ 2 फिनोमेनन्स और स्पेशली जब आबादियाँ हमारी बड़ी हैं और मॉडर्न कॉलोनीज़ बननी शुरू हुई हैं, तो हमारे यहाँ सस्ती ज़मीनों के चक्कर में 2 फिनोमेनन्स हुए हैं। एक ये हुआ है कि हमारे जो एक्टिव फ्लड प्लेन्स थे, उनके अंदर जो है लोगों ने आबादियाँ बनानी शुरू की और दूसरा उसके अंदर ये हुआ कि जो मुख्तलिफ जो सीवर और सीवरेज का पानी है वो हमने आबी गुज़रगाहों में डालना शुरू किया। बदकिस्मती से अनट्रीटेड सीवरेज जो है जब भी आबी गुज़रगाहों में जाएगा तो ना सिर्फ वो उन्हें रोकेगा बल्कि उनके अंदर जो ताज़ा पानी आएगा उसको भी तबाह करेगा। इसके साथ साथ हुआ ये है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दरियाओं की मैनेजमेंट के लिए जो पैसे देते रहे हैं, इंस्टेड कि हम आबादियों को उस पैसे से दरियाओं के एक्टिव फ्लड प्लेन से बाहर निकालते, हम लोगों ने दरियाओं की तरफ मुख्तलिफ बंद बांधने शुरू कर दिए। दुनिया भर में और कुदरत के लिहाज से बंद जो है ये एक नाकाम स्ट्रेटजी होती है दरिया को कंटेन करने की। दरिया जो है वो कंटेन उस वक्त होता है जब उसके इलाके जो है वो खाली रहें और जब उसकी मर्जी आए वो उसमें मस्ती करे। क्योंकि उसका प्रेशर तो एक पहाड़ को भी बहा के ले जा सकता है, तो ये बंद तो नहीं रुक सकते ना उसके आगे। जो है ये जब बनने शुरू हुए तो जूं बंद, पहला बंद बना तो उसके पीछे आबादियां आ गई, वो बंद कहीं ब्रीच हुआ तो आपने उसके आगे एक और बंद बना दिया।
मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि 2019 में जब मैं IMF में आया था तो वहां पे बात हो रही थी $10 बिलियन बंद बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उसको रोक सका था और मैंने रोक लिया था। और मेरा वहाँ उस वक़्त भी ये नज़रिया था कि हमें दरियाओं के जो एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं और स्पेशली जो प्लेन्स वाले दरिया हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें सतलज है, जिसमें रावी है, जिसमें इवन चनाब है, ये तीनों दरिया जो हैं ये पाकिस्तान के उन इलाकों में दाखिल होते हैं जहाँ पे मैदानी इलाका है। इनमें एट बेस्ट जो है आप हेडवर्क्स बना सकते हैं, इनके अंदर एट बेस्ट आप बैराजेस बना के इनके पानी को एक जगह से दूसरी तरफ जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर पानी की स्टोरेजेस बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो सकती। बैराजेस और हेडवर्क्स जो हैं वो थोड़ी अमाउंट का पानी तो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन डैम के अंदर नहीं। और सबसे जो बड़ा फैक्ट है, आपके यहाँ तकरीबन जब भी बड़ा सैलाब आता है, जैसे 2010 में आया, उससे छोटा 2014 में आया, 2020 में भी कुछ पानी ज़ाया हुआ और 2022 में सुपर फ्लड आया। ये सारे वो फ्लड हैं जिसमें आपका ताज़ा पानी, क्लीन पानी, उसको मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट गोल्ड कहा करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की कीमत $1 बिलियन है। और जो मेरी रफ कैलकुलेशन है, आजकल मेरा एक सीरीज चल रही है लिंक्डइन पे, जिसके 2 आर्टिकल जो हैं वो छप गए हुए हैं। अगले 3-4 दिनों में 3 आर्टिकल्स और एक सीरीज में छप जाएंगे। तो मैं एम्फेसिस ये कह रहा हूं कि 2-3 चीजें हम बिल्कुल अपनी इक्वेशन से निकाल देते हैं। पहला ये है कि आपका जो पानी जाया हो रहा है उसकी अगर आप कीमत निकालें तो वो आपके कर्जे के बराबर। फॉर इंस्टेंस, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी तक जो पानी निकल के हमारे मैदानी इलाकों में तकरीबन सेंटर ऑफ द कंट्री पे या थोड़ा सा साउथ में अभी पहुंच गया है, ये पानी की मिकदार जो है ये तकरीबन 40 से 50 मिलियन एकड़ फीट के बराबर है। इसको अगर मैं फिजिकल डायमेंशन में बताऊं तो ये 5 से 10 तरबेला डैम है या तो सर 7-8 फिर इसका मंगला हल डैम क्या है? अभी सॉल्यूशंस क्या हैं? फिर हम किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं अगर ये इतना पानी जाया हो रहा है? मैं दूसरी बात, मैं इसको पैसों की टर्म में बात करना चाहूंगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल चीज से। वो ये है कि 1 मिलियन एकड़ फीट की कीमत तकरीबन $1 बिलियन होती है। मैं ये कहता हूं कि मेरा जो एस्टिमेट ऑफ 50 मिलियन एकड़ फीट का शायद थोड़ा एग्जैजरेटेड हो, या मैं सही कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, बट अगर इसको आप एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा लें, 20 बिलियन एकड़ फीट पानी आप कर लें, तो 20 बिलियन एकड़ फीट का 20 मिलियन एकड़ फीट का मतलब ये है $20 बिलियन। तो वो पानी आपका जाया हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट ये हो रहा है कि वो पानी जो है वो आपका सीवरेज का जो पानी है उसके साथ मिक्स होके जा रहा है, कि वो जो है वो ना सिर्फ बीमारियां लेके आ रहा है, वो जमीन के अंदर जो वाटर रिचार्ज होना है उसको पोल्यूट कर रहा है। और आखिरी बात ये है कि वो जो आपका सीवरेज का निज़ाम है उसके साथ एक पाकीज़ा निज़ाम को मिक्सअप कर रहा है। और फाइनली मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो सीवरेज का निज़ाम, आप क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, तो मैं अपने सीवरेज के निज़ाम के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान पूरे में हार्डली उंगलियों पे गिने जा सकते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ना होने की वजह से हो ये रहा है कि आपका सीवरेज का पानी जब ओपन सीवर्स में जाता है, ओपन सीवर उसको कहते हैं कि नालियों से आगे बड़े नाले, बड़े नालों से आगे बड़े रास्ते, तो वो मीथेन गैस कर रहा होता है। मीथेन गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा हार्मफुल होती है क्लाइमेट को खराब करने में। और जो CH4 है यानी मीथेन गैस है, उसकी जहरीलापन जो है वो इतना डेट्रीमेंटल है कि आप पिछले 20 सालों में 18वें नंबर से उठ के 4थे-5वें नंबर पे आ गए हैं ऑन दी वर्नेबिलिटी इंडेक्स ऑफ कंट्रीज ससेप्टेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो सर एक और ओपिनियन भी इसमें है, वो
कहते हैं कि डैम्स के बजाय अगर आप अपने नहरों के निज़ाम को बेहतर कर दें ना, और उसको जदीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो बना गए, अंग्रेज़ बना गया, वो काफ़ी आउटडेटेड हो गए, काफ़ी वसीदा हो गया वो निज़ाम, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। जैसे नीदरलैंड ने 60 की दिहाई के बाद डेल्टा प्रोजेक्ट्स बनाए, उसी तर्ज पर पाकिस्तान को भी अपने नहरी निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं शजिया आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम तो इन चीज़ों पे नहीं जाते, लेकिन दुनिया भर में जब इनको डिज़ाइन किया जाता है, तो इनको 100 ईयर फ्लड या इनको 100 साल से 150 साल इनकी उम्र रखी जाती है। आपके जितना अभी तक निज़ाम बना हुआ है, उसकी 100 साल उम्र नहीं हुई। ये पहली दफ़ा जब कर्नल एंडरसन ने इसको डिज़ाइन करना शुरू किया था, इट वाज़ 1932। अच्छा। वो 1932 में जब उन्होंने करना शुरू किया, तो ये कहीं 40s में जाके पूरा निज़ाम जो है, जो पुराना वाला लेड आउट हुआ है। और फिर जब हमारी इंडस बेसिन ट्रीटी साइन हुई है, तो उस वक़्त काफ़ी सारी नहरें बनी हैं, तो किसी को भी अभी तक 70-80 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि उनकी मेंटेनेंस तो आप कर ही रहे हैं, उस पे काफ़ी पैसा लगता है। आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के पास काफ़ी फंड्स जाते हैं हर साल, वो तो मेंटेनेंस को इंश्योर किया जाना चाहिए। आपको जो निज़ाम मौजूद है उसको मेंटेन करने के साथ-साथ अपडेट करने की ज़रूरत आपको है। छोटे डैम बनाने चाहिए, आपको दरमियाने डैम बनाने चाहिए, आपको बड़े डैम बनाने चाहिए, और आपको कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए वाटर प्रिजर्वेशन के ऊपर। बिल्कुल सही सर। भारत की जानिब से जिस तरह हालिया सैलाबी सूरत हाल में पानी छोड़ा गया है, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ग्लेशियर्स के पिघलने के खतरात भी मजीद बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि भारत से आने वाले पानी को रोकने और उससे नुकसानात से बचाव के लिए पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, आप अल्लाह ताला ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, जहां पे इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया है। मैं ये समझता हूं कि हमें इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी रिसेंटली मैं गो थ्रू किया है, उसके पूरे कंटेंट के अंदर इट्स अ वेरी वेल मीनिंग ट्रीटी, लेकिन इसमें चेंज लाने की 2 एस्पेक्ट में ज़रूरत है। पहला एस्पेक्ट जो है वो ये है कि इंडिया जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना रहा है। हमें करना ये चाहिए कि इट शुड बी कंपल्सरी फॉर इंडियंस टू लीव सम वाटर एवरी डे इन द रिवर्स विच आर विद देम एट द मोमेंट। लाइक मैं बात कर रहा हूँ चिनाब की, मैं बात कर रहा हूँ रावी की, मैं बात कर रहा हूँ सतलज की, और इवन घाघरा रिवर जो चुलिस्तान के अंदर किसी ज़माने में बहा करता था, वो भी उन्होंने कतरा कतरा उसका बंद कर लिया हुआ है। ये ना सिर्फ हमारा जो ग्राउंड वाटर है उन एरियाज में उनको डिस्टर्ब कर रहा है, बल्कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए ये मौत है। मैं सतलज रिवर के बेड के अंदर बहुत दफा खुद गया हूं जाती तौर पे। वो वहां पे नुकसानात इसलिए होते हैं कि 15-15 साल 20-20 साल एक कतरा पानी का नहीं आता, लोगों ने दरिया को जमीन में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, और सडनली 20-30 हजार एकड़ फीट 20-30 हजार क्यूसेक पानी जो है वो जब दरिया में दाखिल होता है तो तबाही मचनी शुरू हो जाती है, और दरिया तो अपना रास्ता फिर खुद बनाना शुरू करता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के 25वां सरबराही इजलास न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी सियासत के बदलते तवाज़ुन का आईनादार है। इस इजलास में पाकिस्तान की शमूलियत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी और बढ़ती हुई सफारती हैसियत को उजागर करती हैं। वज़ीर आज़म को चीनी सदर और खातून अवल की जानिब से दी जाने वाली खुसूसी पजीराई और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की गैर मामूली गर्मजोशी पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार का वाज़ेह सबूत है। इसके बरक्स भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बावजूद भारत को वो पजीराई ना मिल सकी जिसकी दिल्ली एक्सपेक्टेशंस कर रहा था। पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ात और खित्ते में जारहाना पॉलिसियों ने भारत की साख को कमजोर कर दिया है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ फौजी मुहिम जोई में नाकामी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर तन्हाई ने मोदी हुकूमत को दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया है।
हत्ता के इजलास के दौरान भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात महज रस्मी नोयत के दिखाई दिए और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आलमी रहनुमाओं के साथ जबरदस्ती की गर्मजोशी ने मोदी और भारत का मजीद मजाक बनवा दिया, जबकि पाकिस्तान को अमली तौर पर मरकजियत हासिल रही। एससीओ इजलास में पाकिस्तान को मिलने वाली आलमी पजीराई से भारत में बढ़ती तशवीश क्या कोई नया महाज खोलेगी? इस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद है मकामी अमूर अहमद हसन अरबी। अहमद, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। अहमद, एससीओ का इजलास पहला मौका था जब पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म एक जगह इकट्ठे हुए। आप आलमी अमूर समेत ऐसे फोरम्स पर बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हैं। क्या समझते हैं आपके भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बॉडी लैंग्वेज में किसने बरतरी हासिल की? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, सिर्फ मेरी बात नहीं है, दुनिया के जितने भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं जो बॉडी लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे एससीओ समिट के अंदर पुतिन की, प्रेसिडेंट जी की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, सारे वर्ल्ड लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज और जेस्चरिंग होती है, उसको मॉनिटर किया है। उनका बहुत क्लियर कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी उसकी बॉडी लैंग्वेज में और उस पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ जिस तरीके से दुनिया के लीडर्स ने इंटरैक्ट किया उस डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज में और इंडिया को लेके बहुत ज्यादा फर्क था। इंडिया जाहिर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब चाइना गए हैं तो वो ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुन मरसूस की इज्जत और विक्ट्री लेकर गए हैं। नरेंद्र मोदी वहां पे आया है तो वो ऑपरेशन सिंदूर की जिल्लत लेकर आया है। और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जो है, वहां पाकिस्तान का ये जो विजिट था एससीओ का, पाकिस्तान की जो लीडरशिप एससीओ में गई है, हमारा इट वाज मल्टीलेटरल प्लस बाइलेटरल, यानी उसमें हमने एससीओ भी अटेंड किया और उसके बाद बाइलेटरल भी चाइना के साथ हमने सीपेक से रिलेटेड और एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, हर तरह के मामलात के ऊपर चाइना में हमने B2B इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमने डिस्कशन की। ऑन कॉन्ट्रेरी जो इंडिया का विजिट था वो 1-1.5 दिन का विजिट था और इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी उसने भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी की मीटिंग है वो बहुत सेरेमोनियल सी थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ और वो बायलाइन साइडलाइंस पे थी एससीओ समिट की। सो इन दोनों जो डेलीगेशंस गए हैं इंडिया का और पाकिस्तान का, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। और पाकिस्तान जाहिर है अपनी जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है पाकिस्तान का चाइना के साथ, उसको मजीद बढ़ाने या बेहतर करने के लिए गया था। ऑन कॉन्ट्रेरी नरेंद्र मोदी वहां पे डैमेज कंट्रोल करने के लिए गया था। पाकिस्तान वहां पे CPEC-2 की बात कर रहा है, पाकिस्तान वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां पे बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया और चाइना के दरमियान में डायरेक्ट फ्लाइट्स खोल देनी चाहिए। सो इन दोनों जो डेलीगेशन से इनकी जो इंटरेक्शन थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ठीक, भारतीय मीडिया तो एससीओ के इजलास में मोदी की मुलाकातों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है कि चीन और रूस के साथ उनके ताल्लुकात बेहतरीन है और अमेरिका को पैगाम देना चाह रहा है। आप क्या समझते हैं जो जबरदस्ती के मुसाफे और बातचीत मोदी ने की है वो वाकई इस काबिल है कि हम उस पर इंडिया के रूस और चीन से ताल्लुकात को मिसाली समझ सकें? जी देखें, इंडियन मीडिया जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उस पे तो अब तरस आना चाहिए सबको। इनकी ना फॉरेन पॉलिसी की कोई सेंस है, ना इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ना इनको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर किस तरीके से चेंज हो रहा है, और ना इनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ इस वक्त रशिया और चाइना के ताल्लुकात किस नौयत के हैं और पाकिस्तान के साथ किस नौयत के, और इन दोनों में फर्क क्या है। पाकिस्तान का, अगर आप पाकिस्तान और चाइना को देखें तो पिछले 70 सालों में दुनिया में अगर किसी दो मुल्कों के बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं तो उसमें शायद पाकिस्तान और चाइना पहले या दूसरे नंबर पे आए। कंसिस्टेंट रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तान और चाइना का। बहुत मुश्किल हालात आए, वर्ल्ड ऑर्डर्स चेंज हुए, दुनिया के हालात बदले, लेकिन पाकिस्तान चाइना के रिलेशन में तब्दीली नहीं आई। ऑन कॉन्ट्रेरी नरेंद्र मोदी एंटी चाइना रेटरिक के साथ या चाइना की दुश्मनी की बुनियाद पे उसने पूरी दुनिया के साथ पिछले 10 साल अपने ताल्लुकात बनाए। अब जब अमेरिका की तरफ से इंडिया को साइडलाइन किया गया है तो वो चाइना के पास चला गया, और वो भी 2018 के बाद से अब आए हैं। जी, अब चाइनीज डिप्लोमेसी और रशियन डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी बड़ी काम, कैलकुलेटेड और कोल्ड है।
दुनिया की सारी डिप्लोमेसी कोल्ड होती है, लेकिन रशिया और चाइना अब ये देखेंगे कि भारत से हम अपने सारे इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करें। जितना भारत के अंदर चाइना और रशिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एनहांस कर सकता है, वो भारत से आखिरी आउंस भी इंटरेस्ट का निकाल लेगा, क्योंकि उनको पता है कि भारत इस वक्त अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। भारत एक जमीन पे गिरा हुआ एक शिकस्त खुर्दा मुल्क है। तो लिहाजा अब चाइना और रशिया भी जिस तरह डिप्लोमेट्स आपस में बात करते हैं वो उसी तरीके से करेंगे, मैक्सिमम इंटरेस्ट इंडिया से लेंगे और अपना फायदा करेंगे। इसमें इंडिया का कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद मेरी बात का जवाब दीजिए कि चाइनीज क्या ये बात खुद नहीं मानते कि पाकिस्तान की ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की जो जिस तरीके से हमने इंडिया को जवाब दिया है, उस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने चाइना की वेपन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश कर दिया। और पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। तो अगर जिस तरह हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, कोल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, उसमें इंडिया की इकोनॉमी का या इंडिया के डिफेंस का मजबूत होना डायरेक्ट चाइना के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया एक हद से ज्यादा मजबूत हो या इंडिया का डिफेंस स्ट्रांग हो या इकोनॉमी स्ट्रांग हो। ये मैं आपको कोल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस की लॉजिक समझा रहा हूं। बाकी मिलना जुलना डिप्लोमेटिक जो तरीकेकार हैं वो तो चलते रहते हैं, वो तो दुश्मनों के साथ भी डिप्लोमेटिकली आप मिलते हैं और सारा कुछ करते हैं। सो पाकिस्तान को बिल्कुल भी इंडियन मीडिया जितनी हाइप बिल्ड कर रहे हैं, उनका तो काम ही, उन्होंने तो लाहौर के अंदर भी एक सीपोर्ट बना दी थी। सो लिहाजा इंडियन मीडिया इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली, स्पेशली जब फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की बात है। पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो लीग ही अलग है, वो डोमेन ही अलग है, वो गेम ही अलग है। इंडिया इस वक्त जो कर रहा है वो मैंने जैसा कहा वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है जो अमेरिका की जानिब से भारत पर लगी माशी पाबंदियों की वजह से। अगर भारत चीन के ब्लॉक का हिस्सा बनता भी है अहमद, तो उसके लिए तो उसे हर हाल में पाकिस्तान से भी, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं चीन अपना रोल प्ले कर सकता है कि पाकिस्तान के साथ, ऑब्वियसली ये तनाज़ा खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्किंग रिलेशन क्रिएट कर सके पाकिस्तान और भारत के दरमियान आफ्टर दिस SCO? देखें, पाकिस्तान हमेशा से एक पीस लविंग कंट्री रहा है और हम पिछले 10 साल से इंडिया को कहते रहे हैं कि तुम जो दहशतगर्दी यहाँ पे भेज रहे हो TTP BLA की, वो खत्म करो, बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन इनका दिमाग उस वक्त तक ठीक नहीं हुआ जब तक इनको मार्का हक और बुनियानुन मरसूस में मारनी पड़ी। अब बात यह है कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की टर्म्स में देखें तो नरेंद्र मोदी और इंडिया का जो चाइना और रशिया के साथ अब ये जो बढ़ा रहे हैं अपने ताल्लुकात, इससे इनको अमेरिका की तरफ से ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि इनकी अलाइनमेंट अमेरिका के साथ है। लेकिन फिर भी मोदी मजबूर है ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने इंटरनल जो कल्टिस्ट हैं उनको सेटिस्फाई करना है, उनको उसने दिखाना है कि मोदी किसी के आगे झुकेगा नहीं। उसने वो रेटरिक बिल्ड करना है, उसने वो नैरेटिव क्रिएट करना है जो अपने उसने कल्टिस्ट को फीड करना है। अब इसी सारे सिनेरियो को अगर आप मद्देनजर रखें तो भारत का जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का सारा रेटरिक है, जो इन्होंने हथियार ले रहे हैं, असला ले रहे हैं, जो ये पाकिस्तान के खिलाफ इनका एग्रेशन है, आई थिंक अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर मिसएडवेंचर्स और हमले नहीं करेंगे, जिसको ये सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल कहते हैं, तो फिर इनकी अपनी वोटर बेस खराब होगी। और मोदी की प्रायोरिटी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की बका या इंडिया की यूनियन या भारत के लोगों का फायदा नहीं है। उसकी इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो ये है कि उसने बीजेपी की वोटर बेस को सेटिस्फाई करना है, जो ये कहती है कि अखंड भारत बने और हिंदू राष्ट्र बने। बिल्कुल। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जो चाइना जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो भारत की जो इस वक्त हुकूमत है भारत के अंदर, जो नरेंद्र मोदी कांग्रेस भी ये जो बीजेपी की हुकूमत इस वक्त इंडिया के अंदर है, जो अमित शाह, अजित डोवल, नरेंद्र मोदी के ऊपर चल रही है, जब तक ये हुकूमत मौजूद रहेगी भारत में, ये एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ प्लान करते रहेंगे, मिसएडवेंचर्स प्लान करते रहेंगे। ठीक। अहमद, इस वक्त चीन जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिए अहम शराकतदार है, स्पेशली तजारती लेवल पे और इस तरह से, तो इस इक्वेशन में आप भारत का कैसा रिलेशन देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? देखें, चाइना को हमेशा से भारत के अंदर जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो हमेशा से एंटी चाइना रही है। वो चाइना को हमेशा एज अ कंपेटिटर उन्होंने देखा है।
इवन टू द एक्सटेंट के अभी अब से ये 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले तक भी जो इनके मिनिस्टर्स से उनकी जो अलाइनमेंट थी, इकोनॉमिक अलाइनमेंट थी, वो चाइना के खिलाफ थी। इन्होंने हर इकोनॉमिक एनिमी जो चाइना का था, हर जो कंपेटिटर था चाइना का, उसको इंडिया में बुला के उसकी इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश की। सो चाइना और इंडिया इस वक्त एक दूसरे के इकोनॉमिक राइवल्स हैं। पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ चाइना की अलाइनमेंट इसी वजह से थी क्योंकि जो भारत की इस वक्त जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी उसको चाइना बैलेंस करने की, उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से कई हजार गुना बेहतर है, लेकिन एक कंपटीशन है इन दोनों ममालिक के दरमियान में। तो आगे जाके अगर ये कहें कि ये दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगी या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तो ये चाइनीज को भी पता है ऐसा मुमकिन नहीं है, ये इंडियंस को भी पता है ऐसा मुमकिन नहीं है। ये इस वक्त जो आपको सरफेस लेवल ये हंसते खेलते हुए सलाम दुआ और ये हाथ मिलाना और ये हग्स नजर आ रही है नरेंद्र मोदी की, ये सिर्फ एक फसाड है, एक आई वॉश है अपने लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा इसमें कोई डेप्थ और कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक अहमद, अगर पाकिस्तान का चीन, रूस और ईरान के साथ एक ब्लॉक बन जाता है तो अमेरिका के साथ जो हमारे आजकल बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं उनमें तवाज़ुन बरकरार रह पाएगा? जी नेचुरली पाकिस्तान देखें इस वक्त इस स्टेट में है। आप देखें पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कीपिंग इन माइंड द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज वेल एज अ पर्सनालिटी, वो जितनी अनप्रेडिक्टेबल है वो भी काफी चैलेंजिंग नहीं होगा? देखें बात यह है कि आपके अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी ओरिएंटेड तो नहीं है। अमेरिका ने आपके साथ एज अ पॉलिसी अपने ताल्लुकात ठीक किए जब उसने ये देखा कि पाकिस्तान में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि उसने इस खित्ते के अंदर एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे पाकिस्तान सामने आया। अमेरिका के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि हमने पूरी दुनिया से अपनी जंगों से फौज को निकालना और अपने रिसोर्सेज लाके अमेरिका के अंदर हमने लगाने हैं ताकि हम अमेरिका को दोबारा से बेहतर बना सके, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस एंटी वॉर रिटोरिक के साथ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि हमने भी खित्ते के अंदर अमन लेके आना है, हम रीजनल स्टेबलाइजर हैं, हमने खित्ते के अंदर सुकून और पीस लेके आना है, वो अमेरिका की पॉलिसी के साथ इन सिंक और इन लाइन हुए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा रशिया में व्लादिमीर पुतिन के साथ जो रशियन प्रेसिडेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के ऊपर जो डील हुई, जिस तरीके से वो जंग खत्म कराने की बात हो रही है, फिर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी के साथ एक न्यू एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। और हम तारीख में पहले जनरल अयूब के दौर में, अयूब खान के दौर में हम ये कर चुके हैं। पाकिस्तान वॉज द ब्रिज between America and China. So Pakistan हम बहुत आसानी से we can navigate between these three poles, क्योंकि पाकिस्तान हार्ड पावर प्रोजेक्शन की वजह से पूरी दुनिया में अब उभर के सामने आया है। तो वो जो हार्ड पावर प्रोजेक्शन की वजह से जो चेंजेस आती हैं, जो मुल्क ऊपर आते हैं, वो पर्सनैलिटीज की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उससे वो पॉलिसीज चेंज नहीं होती, वो पॉलिसीज स्टेबल होती हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल-अरबी, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।